हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अदर रिएक्शंस देखेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने इसके एसिडिक नेचर और एसिडिक नेचर से रिलेटेड रिएक्शंस देखी थी। अब इसकी कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। जनरली फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड के अंदर हम जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं बेटा, तो इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को P2O5 की प्रेजेंस में हीट करते हैं। P2O5 एनहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड बन जाता है। और ये जो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड है ये है, तो इसका नाम एल्केनोइक एसिड है, तो ये हो गया एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ये एल्केनोइक एसिड है तो ये एल्केनोइक एनहाइड्राइड बन गया। और अगर ये CH3 है तो ये इथेनोइक एसिड होगा, तो ये इथेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। और ये फॉर्मिक एसिड होगा तो फॉर्मिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। और ये ध्यान रहे, फॉर्मिक एनहाइड्राइड अननोन कंपाउंड है, अभी तक इसके मिलने की कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों CH3 ले लिया है तो ये CH3 और CH3 दोनों होंगे तो इथेनोइक एसिड बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि फॉर्मिक एसिड जब हीट होता है बेटा, तो फॉर्मिक एसिड थर्मली अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। तो ये हीट करने से CO2 प्लस H2 में डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। इस वजह से फॉर्मिक एनहाइड्राइड नहीं बनता है। और फॉर्मिक एसिड को जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं, तो वाटर रिलीज, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। तो ये ध्यान रहे कि फॉर्मिक एनहाइड्राइड इस मेथड से नहीं बनता है, बाकी सारे एनहाइड्राइड बन जाते हैं। और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो डिहाइड्रेशन है, वो हम इस मेथड से करते हैं। P2O5 का हीट करते हैं, एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट नहीं होता है। और लेकिन जैसे हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स पर बात करें, तो जैसे ये हमारा है सक्सिनिक एसिड है, जहां COOH, ठीक है। तो इसमें बिना रिएजेंट के ही जब हम इसको हीट करते हैं तो वाटर निकल जाता है और बन जाता है CH2C डबल बॉन्ड O सक्सिनिक एनहाइड्राइड बन जाता है। तो ये सक्सिनिक एसिड है। पर मैं क्लियर कर दूं, सक्सिनिक एसिड लेकिन अगर मैं इसकी जगह ऑक्जेलिक एसिड को हीट करते हैं हम, तो फॉर्मिक एसिड और CO2 बनता है। और तो जब दो COOH एक साथ हो या फिर एक ही कार्बन पर हो, तब हम हीट करते हैं तो थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। यानी जैसे ये है, देखो बेटा, एक कार्बन पे दो COOH है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और एक ही कार्बन पे दो COOH है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं तो CO2 एस्केप हो जाती है और बन जाता है RCH2COOH, ठीक है। अगर R की वैल्यू H है तो ये बन जाएगा। और इस एसिड को मेलोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेलोनिक एसिड, ठीक है। तो मेलोनिक एसिड से जब हीट करेंगे तो इथेनोइक एसिडिक एसिड बनता है। और ये ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड को हीट करते हैं तो फॉर्मिक एसिड और CO2 बनता है। सक्सिनिक एसिड हुआ जहां दो COOH आमने सामने हैं, ऐसे केस में अगर अपन इसको हीट करते हैं तो डायरेक्ट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड बनाते हैं। जैसे ये मेलेइक एसिड है, दिस इज मेलेइक एसिड। तो जब हम मेलेइक एसिड
अनसेचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और सिस आइसोमर है। तो इस केस में जब हम इसको हीट करते हैं तो ये बन जाता है मेलेइक एनहाइड्राइड। ये बन जाता है मेलेइक एनहाइड्राइड। दिस इज मेलेइक एनहाइड्राइड और H2O निकल जाता है। लेकिन इसी का ही दूसरा ट्रांसफॉर्म होता है जिसमें COOH दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसको बोलते हैं हम फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड ट्रांसफॉर्म होता है बेटा। इसको हीट करने से इसको हीट करने से वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकलता है, जबकि इसको हीट करने से वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकलता है। तो सिस और ट्रांस में ये डिफरेंस है कि सिस जब होगा तो ही क्या हो जाएगा, उसमें से वाटर निकलेगा और एनहाइड्राइड बनेगा। इसी तरह से अगर हम ये वाला एसिड देखें जिसको हम थैलिक एसिड बोलते हैं, इट इज कॉल्ड थैलिक एसिड। दोनों COOH एक दूसरे के ऑर्थो पर हैं, तो दिस इज द थैलिक एसिड। तो थैलिक एसिड को जब हम हीट करते हैं, जब थैलिक एसिड को हम हीट करते हैं तो वाटर निकल के थैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है। वाटर रिलीज होकर क्या बन जाता है बेटा, थैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स कुछ मैंने आपको बताया, और साथ में कुछ एक्सेप्शन से ऑक्जेलिक एसिड को हीट कर रहे हैं तो CO2 निकल रहा है, मेलोनिक एसिड को हीट कर रहे हैं तो CO2 निकल रहा है, यानी दो COOH एक साथ हैं। इसको हीट करेंगे तो CO2 निकलेगा और फॉर्मिक एसिड बनेगा। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हीट करेंगे, जैसे ये मेलोनिक एसिड है, इसको हीट करेंगे तो CO2 निकल के इथेनॉइक एसिड बनेगा। ट्रांसफॉर्म में है दोनों COOH तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में जब दोनों COOH एक ही साइड पर होते हैं, जैसे थैलिक एसिड में, मेलिक एसिड में, हीट करने से डायरेक्टली वाटर रिलीज होकर और कोरोस्पोंडिंग एनहाइड्राइड बन जाते हैं। फॉर्मिक एनहाइड्राइड नहीं बनता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है बेटा, हमको मालूम है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और एसिड कैटालाइज्ड रिवर्सिबल रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या है, एसिड कैटालाइज्ड रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसके अंदर एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। ये रेड वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एस्टरिफिकेशन हुआ और एस्टरिफिकेशन एसिडिक मीडियम में होता है तो फास्ट होता है। ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है तो हम साइमल्टेनियसली H2O मॉलिक्यूल को रिमूव करते जाते हैं और H2O मॉलिक्यूल निकलता जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, ली चैप्टर प्रिंसिपल। तो ये बुक का क्वेश्चन भी है कि हम जब एस्टरिफिकेशन करते हैं तो जो बाय प्रोडक्ट वाटर है उसको रेगुलरली हम रिमूव करते जाते हैं, विड्रॉ करते जाते हैं सिस्टम से किसी भी तरह से। तो उसका लॉजिक क्या देंगे, उसका लॉजिक हम ये देंगे कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो एस्टर की यील्ड ज्यादा मिले उसके लिए हम क्या करते हैं, एस्टर की यील्ड ज्यादा मिले, एस्टर ज्यादा मिले, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड रहे तो वाटर निकालते रहते हैं। अब इसका जो मैकेनिज्म है, इसके मैकेनिज्म में बेसिकली, क्योंकि इसका एनसीईआरटी में बॉक्स के अंदर मैकेनिज्म भी गिवन है तो मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म का शॉर्ट आइडिया दे रहा हूं, जितना है उतना ही दे रहा हूं मैं। क्यों एस्टर का ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो जब इसको हम एसिड से ट्रीट कराते हैं, जैसे HCl ले लिया, H2SO4 ले लिया, अल्टीमेटली हमको प्रोटॉन चाहिए। तो ये जो C डबल बॉन्ड O का ऑक्सीजन है ये प्रोटोनाइज हो जाता है। C डबल बॉन्ड O का जो ये ऑक्सीजन है ये क्या हो जाता है, प्रोटोनाइज हो जाता है और सबसे पहले प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया बेटा। और ये जो ब्लू वाला H है ये वाला है और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर देके ऑक्सोनियम आयन बन गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया
अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन की बर्दाश्त से बाहर है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल करने के लिए क्या करता है, ये अब ये अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन गया, ये अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन गया। तो दिस इज द गुड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर नाउ। क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, यानी इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर किससे एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा एल्कोहल से, क्योंकि यहां एल्कोहल एक्ट कर रहा है, या एल्कोहल एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन होते हैं, मैं बार बार बताया इस चैप्टर में, जहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। तो या इस कार्बन, अब ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है बेटा, ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ये यहां शिफ्ट होता है, और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर आ गया, और ये इसकी स्टेप रिवर्सिबल स्टेप है, और यहां पर RCOH, और अब इस ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन है, इस पे चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, और यहां पर ये प्लस आ गया है इसके बॉन्ड टूटने से। लेकिन ये प्लस आते ही ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर आ जाता है, तो ये कार्बोनियम आयन बन गया। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, किससे एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन से, एल्कोहल की ऑक्सीजन से। तो ये एल्कोहल की ऑक्सीजन से ये स्टेबल, ये तो ये एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गई ये, क्योंकि इस कार्बन पर 4 वैलेंसी होगी। ये sp2 कार्बन है, इस वक्त ये sp2 कार्बन है, ट्राइगोनल प्लेनर है, और अब ये sp3 कार्बन हो गया, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए इस पे कार्बन पे। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो ऑक्सीजन पे मैंने, अब देखो ये अनस्टेबल है, अब ये स्टेबल, अब देखो एक कार्बन पे 2 OH आते हैं तो भी वो अनस्टेबल है, हम शुरू से देख ही रहे हैं। साथ में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो भी ये अनस्टेबल है। तो एक कार्बन पे 2 OH आते हैं तो वाटर निकलता है, तो ये तेजी से वाटर भी निकालती है और H+ आयन भी निकालेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन एज ए H+ आयन रिलीज हो जाएगा। ये एज ए H+ आयन रिलीज होते ही ऑक्सीजन एटम पर न्यूट्रलाइज हो गया, और साथ में ये H+ आयन न्यूट्रलाइज हो गया, और साथ में अब एक कार्बन 2 OH है, तो एक कार्बन पे 2 OH है, तो वाटर निकल गया, वाटर निकल गया। अब ये भी अनस्टेबल है, ठीक है। वाटर निकलते ही क्या बन गया, वाटर निकलते ही RC डबल बॉन्ड O OR प्लस H2O, तो ये इस तरह से एस्टर बन जाता है। तो वैसे ये मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में अभी तक तो कभी आया नहीं है, पर हाँ एनसीईआरटी के अंदर जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैंने भी इसको आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। सिंपल सा है, इसमें जो C डबल बॉन्ड O का जो ऑक्सीजन है, C डबल बॉन्ड O का जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस H+ आयन को एक्सेप्ट करता है, यानी एसिड कैटलाइज है। तो ये जो एसिड है, ये H+ इस ऑक्सीजन को प्रोटोनाइज करता है, तो ये प्रोटोनाइज्ड कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब प्रोटोनाइज्ड कार्बोक्सिलिक एसिड बनते ही ये जो रेड वाला कार्बन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो जाता है, क्योंकि अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, क्योंकि ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव आएगा, तो एल्कोहल, यहां पर एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। तो आपको कोई पूछे कि एस्टरिफिकेशन में एल्कोहल कौन सा रिएजेंट है, तो आप बोलोगे न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ अटैक करके और एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाता है जो अनस्टेबल है, क्योंकि ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर गया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, तो इधर से तो ये H+ निकलेगा और इधर से वाटर निकलेगा। तो मैंने 2 स्टेप में बता दिया बेटा। ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए इस H+ को अलग से रिलीज कर दिया, क्योंकि इन दोनों बॉन्ड में से ये बॉन्ड ज्यादा वीक है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपैरेटिवली ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसीलिए ये हाइड्रोजन एज अ, यहां पर ये हाइड्रोजन एज अ H+ आयन रिलीज हो गया। ये तो हो गया, लेकिन अभी भी इसमें स्टेबिलिटी नहीं आई, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH है, तो एक कार्बन 2 OH है, तो वाटर निकला और एस्टर बन गया, ठीक है। तो इस तरह से ये
एस्टरिफिकेशन हुआ तो यहां पर आपने देख लिया कि न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है एक तरह से अल्कोहल, इस यहां पर क्या हुआ, अगर हम ये देखें तो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो इसमें क्या हुआ, इसमें हो ये रहा है, अगर रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखें तो मैकेनिज्म की जो की स्टेप थी वो ये वाली थी, जिसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां अटैक कर रहा है अल्टीमेटली, ठीक है। यहां पहले प्रोटोनाइज हुआ, तो यहां इस कार्बन ये ग्रुप जैसे जैसे बल्कि होता जाएगा, ठीक है ना, ये ग्रुप जैसे जैसे क्या होता जाएगा, बल्कि होता जाएगा, इस न्यूक्लियोफाइल को यहां अटैक करने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना, तो कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छे, अगर आपको पूछा जाए कि फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, या ये है, तो कौन सा एसिड, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे इजीली एस्टरिफिकेशन देगा, तो ये देगा। क्यों? क्योंकि इसके कार्बन पर इसका जो ये हमारा जो टारगेट कार्बन है, जो रेड वाला कार्बन है, इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस लेफ्ट राइट चल रहे हैं तो बढ़ता जा रहा है। तो ये ध्यान रखना, और ये ध्यान रखना आप कि ये वाला, तो यहां पर ध्यान रखना बेटा आप कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा उसका एस्टरिफिकेशन स्लो होगा, यानी एस्टरिफिकेशन सबसे फास्ट इस पे होगा, उससे कम ये स्पीड कम हो, या एक इस H की जगह CH3 ले लोगे तो और कम होता जाएगा। यानी COOH के कार्बन पर, COOH के इस रेड कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा उसकी एस्टरिफिकेशन की स्पीड, ईज, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, यानी फॉर्मिक एसिड के साथ एस्टरिफिकेशन सबसे फास्ट होगा, ठीक है। तो हम आगे डिस्कस करते हैं बेटा। ये हुआ एस्टरिफिकेशन, और मैकेनिज्म मैंने डिस्कस कर लिया। द एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एसाइल सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें एसाइल ग्रुप कौन सा होता है, इस ग्रुप को हम एसाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, और इस ग्रुप को एसाइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये ग्रुप एसाइल ग्रुप है, और इसमें ये अगर एस्टरिफिकेशन में देखें तो ये OH हटा और इस OH की जगह, ठीक है ना, इस OH की जगह एल्कोहल का ये आ गया, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये एसाइल ग्रुप, ये एसाइल और ये ऑक्सीजन, तो इस बॉन्ड को बोलते हैं हम एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड। तो ये हटा और ये हट के ये इधर से फ्री हुआ है एक तरह से, और इस एसाइल ग्रुप के साथ एल्कोहल का OR ग्रुप जुड़ा है, और ये वाला OH और ये H H2O, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एसाइल, ये तो न्यूक्लियोफाइल और ये एसाइल, तो न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल, इस मैकेनिज्म का नाम क्या है, OR तो न्यूक्लियोफाइल है और ये एसाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, पर इसका नाम क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये एसाइल ग्रुप है और ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो ही इसमें लिखा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, रिएक्शन विद PCl5, PCl3 एंड SOCl2। अब इसमें तो ये ऑर्डिनरी रिएक्शन है जो हम कर चुके हैं, ROH। अब मैं PCl5 से रिएक्शन कराऊंगा तो PCl5 का बाय प्रोडक्ट होता है POCl3, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दो, ये ROH PCl5, तो RCOCl एसाइल क्लोराइड्स बनेंगे, HCl
POCl3। क्लियर है बेटा? RCOOH, PCl5, RCOCl, HCl एंड POCl3। ठीक है, तो इसमें सीधा है, मैंने आपको बताया PCl3, PCl5, PCl3 और SOCl2। ये ऐसे रिएजेंट है जो OH को हटा के Cl लगा देते हैं, चाहे एल्कोहल का OH हो चाहे कार्बोक्सिलिक का OH हो। तो यहां पर OH है, इस OH की जगह देखो क्या आ गया है, Cl। तीनों रिएजेंट का सेम फंक्शन होता है। इसी तरह से अगर मैं SOCl2 लेता हूं तो बाय प्रोडक्ट SO2 निकलेगा, बाय प्रोडक्ट SO2 निकलेगा और RCOCl, HCl और SO2। एल्कोहल के केस में इस रिएक्शन को डार्जन रिएक्शन कहते हैं, यहां डार्जन रिएक्शन नहीं कहते हैं। एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था जब हम एल्कोहल को SOCl2 से पिरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो एल्काइल हैलाइड बनते हैं और इस रिएक्शन को डार्जन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन इस रिएक्शन को कोई नाम नहीं दिया हुआ है। यहां पर भी आपने क्या देखा, OH हटा Cl आया। ठीक है, यानी यहां पर भी क्या हो रहा है, देखो एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड ही ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है ना, ये भी एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, यानी एसाइल ग्रुप पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। जैसे एस्टरिफिकेशन में भी एसाइल ग्रुप पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। एसाइल ग्रुप के साथ जो OH, ये एसाइल ग्रुप है, एसाइल ग्रुप के साथ जो OH है वो हटके और Cl आ रहा है, तो एसाइल ग्रुप की जगह Cl का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। एसाइल ग्रुप में, सॉरी एसाइल ग्रुप, यहां पर एसाइल ग्रुप के साथ जो OH जुड़ा हुआ है, ये एसाइल ग्रुप, इस एसाइल ग्रुप के साथ जो ये OH जुड़ा हुआ है, इस OH की जगह Cl सब्स्टिट्यूट हो रहा है। और इसी तरह से PCl3 का जो हम रिएक्शन करते हैं, अब R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, R OH PCl3 जब भी रिएक्ट करेगा तो हमेशा S3PO3 बनाएगा और RCOCl प्लस S3PO3 बनेगा। तो ये हो गया बेटा। अब ध्यान देना, इसमें अगर हम फॉर्मिक एसिड लेते हैं तो फॉर्मिल क्लोराइड बनेगा, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया फॉर्माइल क्लोराइड अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, अगर मैंने ये ले लिया और इसका रिएक्शन PCl5, SOCl2 या PCl3 किसी से भी कर दिया तो OH हटके क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा और HCl प्लस POCl3 बन जाएगा अगर PCl5 है तो। अब ये जो है ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है तो ये कन्वर्ट हो जाता है HCl प्लस CO में। मैंने बताया था फॉर्माइल क्लोराइड अनस्टेबल है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, बनते ही कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए अगर आपको इन तीनों में से किसी से भी रिएक्शन आ जाए, ठीक है ना, जैसे PCl5 से रिएक्शन आ गया तो क्या बन जाएगा, 2HCl CO प्लस POCl3। इसी तरह से अगर SOCl2 होगा तो POCl3 की जगह SO2 लिख देना। ठीक है, PCl3 से भी HCl CO और S3PO3 बन जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये इसमें कन्वर्ट होता है, इसीलिए फॉर्माइल क्लोराइड S, ठीक है ना, अनस्टेबल होता है, रीजन ये है इसका। और फिर देखो रिएक्शन विद अमोनिया मैं डिस्कस कर चुका हूं बेटा। अभी ये RCOOH NH3 और ये रिएक्शन करेगा तो अमोनियम आयन बनेगा और अमोनियम आयन को हीट करेंगे, जो अभी मैंने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन डोनर है, NH3 पे नाइट्रोजन है तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो ये ब्रोंस्टेड लोरी एसिड है, प्रोटॉन डोनर है, ये ब्रोंस्टेड लोरी बेस है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, अमोनियम बन गया, हीट कर दिया तो एमाइड बन गया और H2O निकल गया। और अगर मैं एमाइड को आगे वापस P2O5 के साथ हीट करूं, P2O5 एक ऐसा रिएजेंट है जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और P2O5 जो होता है बेटा, ये P2O5 कार्बोक्सिलिक एसिड्स को तो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट करता है और एमाइड्स को साइनाइड में, नाइट्राइल में कन्वर्ट करता है, यानी ये बन जाता है RCN प्लस H2O। ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम एमाइड्स को किससे हीट करें, एमाइड्स को जब P2O5 के साथ हीट करते हैं तो हमारे को क्या मिलेगा, RCN प्लस H2O एमाइड्स।
तो P2O5 आपसे कोई पूछे कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यस है। किसका डिहाइड्रेशन करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड में, और साइनाइड्स को किसमें कन्वर्ट करता है? सॉरी, एमाइड्स को किसमें कन्वर्ट करता है? एमाइड्स को साइनाइड में कन्वर्ट करता है। तो ये कन्वर्जन में भी आ सकता है कि RCOO से RCN बनाना है, तो अमोनिया के साथ हीट करके P2O5 के साथ हीट करो। अब इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन किसकी है? ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन COOH की है। तो कहीं पे भी कैसा भी COOH हो, ठीक है, चलेगा। जैसे अगर मैंने ये ले लिया, कोई एक एग्जांपल, कोई भी डाई का, सक्सेनिक एसिड ले लूं, थैलिक एसिड ले लूं, मैलिक एसिड ले लूं, ठीक है। तो अब इसके साथ मैं NH3 के साथ हीट करूंगा तो 2 मॉलिक्यूल NH3 चाहिए, क्योंकि 2 COOH है। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? CO, सबसे पहले तो अमोनियम थैलेट बनेगा। अमोनियम थैलेट, ये तो थैलिक एसिड है, ये थैलिक एसिड है, वो अमोनियम थैलेट बन गया। अब ये अमोनियम थैलेट जो बन गया, ये अमोनियम थैलेट बन गया। अब ये अमोनियम थैलेट को जब हम हीट करते हैं तो थैलेमाइड बन जाता है। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? थैलेमाइड। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? हम थैलेमाइड बोलते हैं। थैलेमाइड प्लस 2H2। अब इस थैलेमाइड को वापस आप P2O5 के साथ हीट करेंगे तो ये बन जाता है। खैर एनसीईआरटी बुक में यहीं तक है ये रिएक्शन, मैंने इसको एक्सटेंडेड कर दिया। और तो ये इसका रिएक्शन हो गया बेटा, रिएक्शन विद अमोनिया। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप रिडक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करेगा, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं करता है, और कोरोस्पोंडिंग एल्कोहल्स बनते हैं। तो ये जो होता है, जैसे मैंने इसको ले लिया, अब मैं रिडक्शन अच्छे से प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं यहाँ सीधा डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखूंगा RCH2OH और प्राइमरी एल्कोहल बनते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल बनते हैं। ये रिएक्शन हम एल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी डिटेल में देख चुके हैं, और मैं रिडक्शन कंसेप्ट पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी तरह से बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड को जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में, बेंजोइक एसिड का जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी एल्कोहल ही बन रहा है, और ये बन जाएगा बेंजाइल एल्कोहल। दिस इज बेंजाइल एल्कोहल। आपको मालूम है दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजाइल। ये वाला जो ग्रुप है जिसपे रेड बॉक्स बना दिया, दिस बॉक्स, ये जो है बेंजाइल ग्रुप है। तो रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में जब हम करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो हमेशा प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। फॉर्मिक एसिड से मिथाइल एल्कोहल बनेगा, ठीक है। अगर हमने फॉर्मिक एसिड लिया तो फॉर्मिक एसिड से तो क्या बन जाएगा? मिथाइल एल्कोहल बन जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड का भी होगा और मिथाइल एल्कोहल बनेगा। तो हम इससे मिथाइल एल्कोहल से लेके सारे प्राइमरी एल्कोहल बना सकते हैं। किसी भी तरह का प्राइमरी एल्कोहल है, उसका जो COOH ग्रुप है, उस COOH ग्रुप को आप CH2OH में कन्वर्ट कर दो। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में जो हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएजेंट लेते हैं, वो लेते हैं हम सोडा लाइम। क्या लेते हैं बेटा? सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड 3:1 के रेशो में होता है ये, ठीक है। तो NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को हम सोडा लाइम बोलते हैं। ये सोडा लाइम कार्बोक्सिलिक एसिड को कोरोस्पोंडिंग एल्केन में कन्वर्ट करता है। देखो कैसे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सबसे पहले ये NaOH से रिएक्ट करेगा, क्योंकि 3:1 ले रखा है हमने, सोडा लाइम ले रखा है बेटा। रिएजेंट क्या है? सोडा लाइम है। तो सोडा लाइम लिया हुआ तो NaOH ज्यादा ही है, तो NaOH पहले ऐसे रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है।
फिर ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हाई टेम्परेचर पर हम इसको हीट करते हैं तो ये जो NaOH है ये कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है, और ये इस कैल्शियम ऑक्साइड का क्या काम है, ये जो वाटर है इसको ये एब्जॉर्ब करता चलता है, ये जो वाटर है इसको ये एब्जॉर्ब करता चलता है, नहीं तो ये वाटर रिएक्शन को डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। और यहां पर सोडियम, ठीक है, यहां पर ये RH और ये सोडियम कार्बोनेट निकल गया, यानी CO कुल मिला के अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूं तो इस रिएक्शन में आपने क्या देखा, इस रिएक्शन में RCOOH में ये हटा और क्या बन गया, RH बन गया ना RH, और निकला क्या, CO2 निकला। लेकिन ये CO2 किस फॉर्म में निकला है, ये CO2 कार्बोनेट फॉर्म में निकला है। ये CO2 किस फॉर्म में निकला है बेटा, कार्बोनेट फॉर्म में निकला है, CO3-2। तो आपसे कोई पूछे कि डीकार्बोक्सिलेशन में रिएजेंट कौन सा लेते हैं, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का 3:1 वाला रेशियो। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या काम है, रिएक्शन के अंदर जो वाटर रिलीज हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करता है, जिससे रिएक्शन एनहाइड्रस कंडीशन में होती रहती है, और इसको हाई टेम्परेचर पर एनहाइड्रस एटमॉस्फेयर में हीट करना है अल्टीमेटली, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या हो जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कोरोस्पोंडिंग एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम अल्टीमेटली अगर अपन शॉर्ट में लिखें तो एक कार्बन कम हो गया, तो ये डिसेंडिंग रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि CO2 निकला है, और डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग रिएक्शन का मतलब होता है कि जिसमें रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट में कम से कम एक कार्बन कम हो गया, तो जैसे ये बन गया, ठीक है, मैं बाय प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूं। तो अब मैं अगर यहां फॉर्मिक एसिड ले लूंगा तो बात अलग है बेटा, उस केस में तो क्या हो जाएगा, CO2 निकल जाएगा तो H2 प्लस CO2 बन जाएगा। यानी फॉर्मिक एसिड को जब हम सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तब तो H2 बनेगा, लेकिन इसके अलावा अगर मैंने यहाँ CH3 ले रखा है तब तो फिर बेटा यहाँ CH4 बनेगा, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ CH3 CH2 COOH ले रखा है तब यहाँ क्या बन जाएगा, तब यहाँ तो इथेनोइक एसिड, मीथेन, 2 कार्बन से 1 कार्बन वाला, 3 कार्बन से 2 कार्बन वाला एल्केन, तो एक कम कार्बन वाला एल्केन बनता है। डिसेंडिंग रिएक्शन मतलब स्टेप डाउन रिएक्शन भी बोलते हैं, एक कार्बन कम हो गया इसके अंदर, एक कार्बन कम हो गया। सिमिलरली अगर मैंने ये वाला एसिड ले लिया, सक्सेनिक एसिड ले लिया, तो दोनों है तो ये COOH की रिएक्शन, तो ये भी CO2 उड़ जाएगा, ये भी CO2 उड़ जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, इथेन बन जाएगा सोडा लाइम से। और अगर मैंने मेलेइक एसिड ले लिया, मेलेइक, तो मेलेइक एसिड ले लूंगा तो इथीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना बेटा अल्टीमेटली। और बेंजीन ले लिया, बेंजोइक एसिड ले लिया, तो जब हम बेंजोइक एसिड ले लेंगे तो बेंजोइक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो बेंजीन बनेगा, और तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन भी है, और सोडियम बाइकार्बोनेट बाय प्रोडक्ट है। मैंने कहा मैं डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लिख रहा हूं, पूरी रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, खाली R की वैल्यू चेंज कर रहा हूं। और एनीवे तो बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाना हो, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाउ टू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजीन। तो हम क्या करेंगे, बेंजोइक एसिड को किसके साथ हीट करेंगे, बेंजोइक एसिड को हम सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे। अगर आ जाए कि थैलिक एसिड को बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो बहुत स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि सर 2 COOH कैसे हटाएं। अरे कुछ नहीं करना है बेटा, सोडा लाइम एक्सिस में लेना है और कुछ नहीं करना है। सोडा लाइम ले लेंगे, दोनों CO2 उड़ जाएंगे, हीट करेंगे तो बेंजीन बन जाएगा, यानी 2 मॉलिक्यूल एक तरह से Na2CO3 निकल जाएगा और 2 मॉलिक्यूल वाटर निकल जाएगा। एनीवे तो ये हुआ डीकार्बोक्सिलेशन। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर एक ही कार्बन पर 2 COOH आ रहे हैं तो यहां सोडा लाइम लेने की जरूरत नहीं है, इसको थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। थर्मल डी का हीट किया और ये RCH2 COOH बन गया।
ये एनसीईआरटी में नहीं है थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन, लेकिन आपको बता रहा हूं कभी कॉम्पिटिटिव में काम आ जाती है। एनीवे, अब ये तो हुआ हमारा डीकार्बोक्सिलेशन। डिसेंडिंग रिएक्शन भी समझ में आ गया। डिसेंडिंग रिएक्शन को हम स्टेप डाउन रिएक्शन भी कहते हैं। डिसेंडिंग रिएक्शन को हम स्टेप डाउन रिएक्शन भी बोलते हैं। मैं एक बात और क्लियर कर दूं, मतलब जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो एक कार्बन कम हुआ, स्टेप डाउन हुआ। दूसरा है ना डिसेंडिंग रिएक्शन, एक और है हुन्स-डीकर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है बेटा? हुन्स-डीकर रिएक्शन है। तो हुन्स-डीकर रिएक्शन, अब ये हुन्स-डीकर रिएक्शन एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है, तो बोर्ड पर्पस से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये भी स्टेप डाउन और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बहुत बार एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है, तो जो खाली बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस रिएक्शन को इग्नोर कर दो, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है सोडियम सॉल्ट ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पर। ये रिएक्शन होती है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पर। तो इसमें क्या होता है कि RCOOH लेते हैं, तो RCOOH को हमने पहले AgOH से रिएक्शन करा दिया। AgOH से रिएक्शन करा दिया तो वही जैसे NaOH से रिएक्शन कराते हैं वैसे सिल्वर सॉल्ट बन गया। तो ये रिएक्शन होती है, ये हो गया सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने क्या कहा, हुन्स-डीकर रिएक्शन जो प्रोसीड होती है, तो हुन्स-डीकर रिएक्शन जो प्रोसीड होती है वो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पर होती है, और ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों पर ही होती है। और इसमें हम ब्रोमीन Br2 का रिएक्शन, Br2 को CCl4 में डालकर हीट करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो ये AgBr निकल जाता है। अब इस रिएक्शन को ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करूंगा मैं, लेकिन हाँ यहां पर ये हो जाएगा और लोअर एल्काइल हैलाइड बनेंगे। अब ये डिसेंडिंग रिएक्शन हो गई, ये डिसेंडिंग रिएक्शन हो गई, ठीक है। यानी हम लोअर कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड बन गया। जैसे मेरे पास, मैंने सबसे पहले CH3COOH लिया, इसको AgOH से रिएक्शन कराया, AgOH से रिएक्शन कराया तो सिल्वर इथेनॉइड बन गया। 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये किया, इसको रिएक्शन कराई तो क्या बन जाएगा, CH3Br CO2 प्लस AgBr बन जाएगा। तो ये स्पेशली ब्रोमीन के लिए ये लोअर ब्रोमो एल्केन्स बनेंगे। या अगर मैंने बेंजोइक एसिड लिया, बेंजोइक एसिड से ब्रोमोबेंजीन बनाना हो तो बेंजोइक एसिड लिया, AgOH से रिएक्शन कराया तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बन गया। अब मैंने इसको क्या किया, Br2 के साथ CCl4 में रिएक्ट कराया, तो Br2 के साथ CCl4 में रिएक्शन करूंगा तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, CO2 और AgBr निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अंदर नहीं है। तो कभी हुन्स-डीकर रिएक्शन आपको जरूरी नहीं है कि वो पूछे। हाँ, और ये भी है कि ना कोई कन्वर्जन कर रहे हो तो फिर हुन्स-डीकर रिएक्शन को यूज नहीं कर सकते बोर्ड एग्जाम में, बाकी अदर एग्जाम्स में यूज कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है। हाइड्रोकार्बन पार्ट, तो फॉर्मिक एसिड में तो कोई हाइड्रोकार्बन पार्ट है ही नहीं, इसका मतलब फॉर्मिक एसिड तो देगा ही नहीं। हाइड्रोकार्बन पार्ट इथेनोइक एसिड में है, ठीक, और वो भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ध्यान रखना। तो इसमें ये रिएक्शन होगी, इसमें ये रिएक्शन होगी, क्योंकि ये रहा हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो सबसे पहले तो ये क्या बोल रहा है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट, तो ये एक रिएक्शन का नाम है हेल-वोलार-जेलेस्की रिएक्शन, जिसको हम HVZ रिएक्शन भी बोलते हैं, HVZ रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये HVZ रिएक्शन है, और ये HVZ रिएक्शन given by those aliphatic carboxylic acid which have alpha H atom, जिनमें क्या है, which have alpha H atoms, जिनमें अल्फा H atoms होते हैं वो HVZ रिएक्शन देते हैं। तो अल्फा H atom का मतलब क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप से अटैच फर्स्ट कार्बन, यानी जिसको मैं अभी रेड करूंगा वो वाले, ये वाला नहीं बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप है ये, तो ये वाला हो जाएगा। ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये वाला नहीं, ये वाला होगा। तो यहां पर क्या होता है, जब हम Br2 और ये Cl2 और Br2 से ही होती है,
फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन नहीं होता है। तो इसमें Cl2 और Br2 यूज करते हैं हम। तो इसमें जैसे ये देखो, ये RCS2COOH है, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, तो ये हो गया हमारा COOH, यहां H, यहां H। और जब हम ये रिएक्शन भी CCl4 की प्रेजेंस में ब्रोमीन से या फिर Cl2 से होती है, तो ये अल्फा H एटम, एक अल्फा H एटम इससे हटता है और अल्फा H एटम हटकर और अल्फा सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो और क्लोरो कंपाउंड्स बनते हैं और HCl रिलीज हो जाता है। अगर हम ब्रोमीन एक्सिस पे लेंगे तो ये भी हट जाएगा और एक स्टेप और बढ़ जाएगी। ये रिएक्शन एरोमेटिक यानी बेंजोइक एसिड नहीं देगा, केवल ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे जिनके अंदर अल्फा H एटम है। तो फॉर्मिक एसिड भी नहीं देगा और बेंजोइक एसिड भी नहीं देगा, क्योंकि बेंजोइक एसिड में भी अल्फा H एटम नहीं होते हैं। ठीक है, अल्फा H एटम नहीं होते हैं। ये बेंजोइक एसिड, ये बेंजीन, बेंजोइक एसिड, ये कार्बन, ये CH, ये CH, ये CH, ये CH और ये CH। तो कौन सा कार्बन हुआ? ये हुआ अल्फा कार्बन। कोई ये दोनों बीटा कार्बन है। ठीक है, तो अल्फा H एटम नहीं है इन पर। तो अल्फा सब्स्टिट्यूशन, अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है, उन हाइड्रोजन की जगह CCl4 की प्रेजेंस में क्लोरीन या ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट होते हैं। रिंग सब्स्टिट्यूशन, तो यहां पर रिंग सब्स्टिट्यूशन मेटा डायरेक्टिंग होगा, क्योंकि बेंजोइक एसिड में अगर हम बेंजोइक एसिड का इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो इसके COOH कौन सा ग्रुप है? COOH ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है और रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स अनरिएक्टिव बनाएगा, डीएक्टिव करेगा। तो COOH ग्रुप CHO ग्रुप NO2 ग्रुप की तरह ही डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर ही अटैक करता है। अब मैं ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत बार बता चुका हूं, हमेशा 5 बनते हैं ऑर्थो और पैरा पर। अभी बेंजोइक में भी हमने खाली यहाँ H लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन पर, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, अब ये बॉन्ड इधर गया तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये आ गया। अब ये अपना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल करने के लिए ये कार्बन ये ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आते ही ऑर्थो कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो गया, तो ऑर्थो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये बॉन्ड को इधर खिसका लेगा अपनी तरफ और अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी करेगा। ये बॉन्ड इधर आया तो प्लस चार्ज यहाँ जाएगा। इसी तरह से ये ऑर्थो वाला, फिर ये वाला पैरा कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचता है और इस वजह से ये यहाँ और ये यहाँ प्लस चार्ज आ जाता है, और ये अपने आप को वापस न्यूट्रल करने के लिए इस बॉन्ड को वापस यहाँ ले आता है, और जब ये इसको यहाँ ले आता है तो अब वापस ये इधर आ जाता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव वापस बॉन्ड बन जाता है। तो इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर क्लियर है कि जो ऑर्थो और पैरा कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। COOH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। COOH ग्रुप ने रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम कर दी, ठीक है, और रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आ गए। तो इसका मतलब रिंग हो गई, जो हमारी ये वाली रिंग है, ये वाली रिंग डीएक्टिव हो गई, किसके टुवर्ड्स? डीएक्टिव हो गई, डीएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, और ऑर्थो और पैरा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गए। इसलिए ऑर्थो और पैरा कार्बन इसलिए ऑर्थो और पैरा कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा, तो उसको मजबूरी में मेटा पर अटैक करना पड़ेगा। तो रिंग सब्स्टिट्यूशन यहाँ मेटा पोजीशन पर होता है।
रीजनिंग आ जाए तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर आप बता देना कि COOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से रिंग को इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स डीएक्टिव करता है, और जो COOH ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस से खींचने वाला जो रेजोनेंस है, उसकी वजह से ऑर्थो और पैरा कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। ऑर्थो और पैरा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं, इसलिए मेटा पोजीशन पर अटैक करता है। ठीक है, तो इस और ये फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, खाली नाइट्रेशन और सल्फोनेशन जैसी रिएक्शन ही देता है। ये ध्यान रखना। बेंजोइक एसिड लेस रिएक्टिव होने की वजह से, COOH का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने की वजह से ये फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस नहीं देता है। ठीक है, नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3 के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तब जाके देता है, और आने वाला नाइट्रोनियम आयन यानी आने वाला NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पर अटैक करता है, और मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनता है। यानी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा। ठीक है, कोई भी अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है तो ये ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो, ठीक है, चाहे क्लोरीनेशन हो या सल्फोनेशन हो, तो आने वाला नया इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर आराम से धीरे धीरे अटैक करेगा। तो ये इसका रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अब हम आगे डिस्कस करते हैं बेटा। अब ये है ना, मैं खाली आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूं, इसको केवल आप रीड कर लो। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कभी वर्ड क्वेश्चंस के अंदर यूज आ जाते हैं, तो ये इसकी यूज है बेटा, कि जैसे फॉर्मेल्डिहाइड का जो सबसे वेल नोन है फॉर्मेलिन, जो बायो स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेलिन में 40% फॉर्मेल्डिहाइड होता है, जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन जो पड़े रहते हैं ना बायोलॉजी के अंदर, स्पेसिमेन जार के अंदर, उनको प्रिजर्व हम किस में करते हैं? फॉर्मेलिन में। इसी तरह से बेंजल्डिहाइड परफ्यूमरी है, और फॉर्मिक एसिड फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर में काम आता है। ये सारे आप एक एक करके रीड कर लो पोस्ट करके, हम अभी इसके लिए टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक है ना, आप इसको पोस्ट करके रीड कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, रीडिंग जरूर कर लेना बेटा, बहुत काम आते हैं ये भी। ठीक है, पर मैंने है ना वही इसमें लिए हैं जो यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते थे, तो वो पोस्ट करके रीड कर लेना। बस ये 12.11 ये क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूं मैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए मोलिकुलर फॉर्मूला C8H16O2 C8H12। बस अब अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा, खाली ये क्वेश्चन कराना है मेरे को एक। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, पर ये तब तक के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन देख लो आप। ये C8H16O2 was hydrolyzed with dilute sulfuric acid और gives carboxylic acid A। ठीक है ना, तो C8H16O2 इसको जब हम dilute H2SO4 के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और प्लस क्या बन रहा है? एल्कोहल बन रहा है। ठीक है, अब इसने क्या कहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड को तो इसने B बोला है, और इसको A कहा है इसने, और एल्कोहल को क्या क्या है? एल्कोहल को इसने C कहा है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ C विथ क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस B, यानी ये बोल रहा है कि इसी एल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज किया हुआ है, इसका जब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जब C का ऑक्सीडेशन होता है बेटा, जब C का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में, तो B बन रहा है। ठीक है, यानी सबसे पहले A का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल बन रहा है, तो कंफर्म हो गया ये एस्टर है, क्योंकि एस्टर ही एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, जिसके हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल बनते हैं। अब ये बोल रहा है कि जब ये जो एल्कोहल बना, इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो B बन जाता है, और साथ में इस एल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए इसने कहा है कि C को डिहाइड्रेशन करते हैं, यानी इसी एल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन करते हैं, यानी इसमें से वाटर निकालते हैं, तो इसका जब हम डिहाइड्रेशन करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं रिएजेंट डिहाइड्रेशन में,
ठीक है, जो अल्कोहल में पढ़ा चुका हूं। तो क्या बन जाएगा, क्या बन रहा है, ब्यूट 1 इन बन रहा है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि इस अल्कोहल में 4 कार्बन है, इस अल्कोहल में 4 कार्बन है और वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट दिमाग लगाएगा, करो एक बार पॉज करके, एक बार सेल्फ करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो आप। तो देखो ये तो क्लियर हो गया कि अल्कोहल सी में 4 कार्बन है, अल्कोहल सी में 4 कार्बन है। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि जब हम अल्कोहल सी का डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो 4 कार्बन वाला ही एल्कीन बन रहा है। तो इसका मतलब इसमें भी 4 कार्बन एटम है, अल्कोहल में भी, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में भी 4 कार्बन एटम है। ठीक है, दोनों में 4-4 कार्बन एटम है। और ये क्लियर हो गया कि ये बिल्कुल स्ट्रेट एन ब्यूटीन बना है एक तरह से, ठीक है, यानी स्ट्रेट चेन बना है, नॉर्मल ब्यूटीन, स्ट्रेट ब्रांचिंग वाला नहीं बना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन सब इंफॉर्मेशन से हमको क्या पता चल रहा है, हमको ये पता चल रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल है वो ये है। ठीक है, ध्यान देना, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो ये एस्टर फिर ये होगा बेटा, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 COO CH2 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 CH3, ये एस्टर हमारा ये हो गया। जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस, जब मैं इसका एसिड डाइल्यूट एसिड में हाइड्रोलिसिस करूंगा तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH प्लस CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये बनेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये इसने क्लियर कर दिया कि इसका डिहाइड्रेशन होता है तो 4 कार्बन वाला एल्कीन बन रहा है, और वो एल्कीन भी स्ट्रेट लाइन है, ब्रांचिंग नहीं है। तो ये वाला एल्काइल, तो ये क्या हो गया, ब्यूटाइल हो गया। ये क्या हो गया, एन ब्यूटाइल हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटाइल। एस्टर में क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप है उसको पहले लिख देते हैं। तो ब्यूटाइल 1 2 3 4, ब्यूटाइल ब्यूटेनोइक है, ये ब्यूटाइल ब्यूटेनोइक है। और फिर अब अगर मैं इसका इसका डिहाइड्रेशन करूं तो OH यहां से, H यहां से निकल के क्या बन जाएगा, इसका डिहाइड्रेशन करूंगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये 1 ब्यूटीन बनेगा अगर मैं इसका डिहाइड्रेशन करता हूं तो। और अगर मैं इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करूंगा तो ये बन जाएगा। यानी अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूंगा, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन करने का मतलब ये हुआ कि जब तो इसका ऑक्सीडेशन करूंगा मैं, तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बन जाता है, कोरोस्पोंडिंग ये। तो देखो इसका मैं अल्कोहल, ये जो अल्कोहल है इसका ऑक्सीडेशन करूंगा तो वापस ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। तो इसका ब्यूटाइल ब्यूटेनोइड का जब हाइड्रोलिसिस हुआ, एस्टर हाइड्रोलिसिस हुआ, तो ब्यूटेनोइक एसिड और ब्यूटेन 1 ऑल बना। ब्यूटेन 1 ऑल को वापस मैं अगर ऑक्सीडाइज करूंगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में तो वापस ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा, यानी C से वापस B बन जाएगा। ठीक है, तो मैं होप करता हूं कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अब मैं एक क्वेश्चन आपको डिस्प्ले में दे देता हूं जो पोस्ट करके रीड कर लेना, पर ये क्वेश्चन आप अच्छे से इसका आंसर रीड कर लेना। और ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, इसको आप अच्छे से पोस्ट करके रीड कर लेना, ठीक है ना। वैसे ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नहीं है, इसके एग्जाम में आने के चांस काफी कम हैं। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। मैं आज वाली क्लास यहीं ओवर करता हूं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।